नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो ईरान पर हमले का जो पूरा खेल है या ईरान में तख्ता पलट का जो पूरा खेल है उसके पीछे क्या है? दरअसल ये ईरान को कई हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ईरान एक बड़ा मुल्क है और बड़ा मुल्क होने के नाते न केवल इजराइल बल्कि और भी कई मुल्कों के लिए खतरे की तरह सामने आता है जो अमेरिका के सामने पूरी तरह से झुके हुए हैं। ईरान को ये अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहते हैं ताकि पहली बात तो ये कि ईरान बेहद कमजोर हो जाए और दूसरी बात ये कि आपस में लड़ाइयां चलती रहें और सबसे जरूरी बात ये कि ईरान के तेल और गैस की जबरदस्त लूट की जा सके। आपके सामने मैं एक नक्शा दिखाता हूं, ये पूरा ईरान का नक्शा है और इसके बंटवारे की क्या प्लानिंग है आप इस नक्शे में देख सकते हैं। ये सीआईए का बहुत पुराना प्लान है, कोई नया प्लान नहीं है, ये इजराइल और सीआईए का पुराना प्लान है। जो सबसे निचला एक हिस्सा आपको दिख रहा है, साउथ वाला हिस्सा दिख रहा है, उसको दो में बांटा गया है। पहले को अरबिस्तान कहा गया है जिसके दो हिस्से हैं। अरबिस्तान आपस में मिला हुआ नहीं है, दो हिस्से हैं। अगर आप ईरान को जानते हैं, मिडिल ईस्ट को जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अरबिस्तान उस इलाके को कहा गया है जहां तेल और गैस के सारे खदान हैं। अरबिस्तान बनने का मतलब कि सऊदी अरबिया वगैरह से इनके करीबी रिश्ते होंगे, यहां पर अमेरिका अपना सब कुछ बिठा देगा और तेल और गैस की लूट हो सकेगी। वैसे भी जितना छोटा सा अरबिस्तान बना है वो कतर की तरह या जॉर्डन की तरह ही होगा जो कभी इजराइल या अमेरिका से मुकाबले के बारे में नहीं सोच पाएगा। उसके बीच में आपको कशकस्तान दिख रहा है और ऊपर का हिस्सा आपको पर्सिया दिख रहा है। यानी आज जो ईरान है वो सिर्फ ये ऊपर के हिस्से के बराबर रह जाएगा जिसमें बंजर जमीन है, जिसमें खेती लायक जमीन है, लेकिन जिसके पास तेल या गैस का कोई भी स्रोत नहीं होगा। तो वो कैसा मुल्क होगा आप समझ सकते हैं। एक हिस्सा बलोचिस्तान का है जहां बलोच रहते हैं, उसको काट देने का प्लान है ताकि पाकिस्तान उसको अपने आप में मिला सके और उसके बाद पाकिस्तान से पर्सिया की लगातार लड़ाई चलती रहे। जो ऊपर का इलाका तुर्कमेनिस्तान से लगता हुआ है उसको आप दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान बना देंगे। जो फाइनली तुर्कमेनिस्तान अपने आप में मिलाना चाहेगा तो आपकी लड़ाई लगातार तुर्कमेनिस्तान से भी चलती रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ईस्ट में आपको इलाका दिख रहा है ऊपर का, उसको दक्षिणी अजरबैजान आप बना देंगे, सदर्न अजरबैजान बना देंगे। तो जाहिर है अजरबैजान उसके ऊपर दावा करेगा, उससे लड़ाई लड़िए। और एक हिस्सा आप कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं जो इराक और ईरान के बीच में बफर जोन का काम करेगा। कुर्दिस्तान मांगा तो गया था कई मुल्कों से, लेकिन ईरान के भीतर कुर्दिस्तान निकालने की प्लानिंग है और यह प्लानिंग तब और समझ में आती है जब राइटर्स में यह खबर छपती है कि आर्म्ड कुर्द जो मिलिशिया के लोग हैं वो इराक से ईरान में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इराक से आकर ईरान के अंदर दिक्कतें पैदा करना चाह रहे हैं। वो कुर्दिस्तान वाला जो इलाका है, जो बॉर्डर जो मैंने आपको दिखाया, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह कुर्दिस्तान बनाने की प्लानिंग और खेल क्या है आप समझ सकते हैं, ताकि कुर्द मूवमेंट जो पूरा है उसको इस इलाके में रख दिया जाए, इनसे पर्शिया की लड़ाई, ईरान की लड़ाई चलती रहे और यह इलाका पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में रहे। तो ईरान को अलग अलग हिस्सों में बांटकर बेहद कमजोर कर देने का प्लान है ताकि तेल और गैस की लूट चलती रहे और जैसा मैंने कल भी बताया था कि लंबा सिविल वार चलता रहे। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे लिबरल लोग ये ज्ञान दे रहे हैं। कल एक सांसद महोदया लड़ रही थी साइमा से और ईरान की औरतों के जो हालात हैं उनकी बात कर रही थी। सारी बातें लगातार चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर अगर कब्जा कर लेता है और अपने खेल में सफल हो जाता है तो ईरान में कोई डेमोक्रेसी आ जाएगी। मैं बार बार सवाल पूछता हूं, कैसी डेमोक्रेसी आएगी? इराक जैसी डेमोक्रेसी आएगी, सीरिया जैसी डेमोक्रेसी आएगी या लीबिया जैसी डेमोक्रेसी आएगी? ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि इन मुल्कों में अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पे ही गया था। गद्दाफी को हटा के डेमोक्रेसी लागू करने की बात थी और लीबिया एक रेगुलर आप कह सकते हैं सिविल वार में फंस के बर्बाद, तबाह हो गया है। औरतों के हालात की बात है। देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि मैं किसी रिजीम का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज हिंदुस्तान में रहते हुए हम ईरान की औरतों की तालीम पर क्या बात करें, जहां 90% से ज्यादा, 98%, 99% औरतों का लिटरेसी रेट है। यानी 100 में से 98, 99 जो औरतें होती हैं वो पढ़ी लिखी हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, वो हर तरह की नौकरियां कर रही हैं। हमारे यहाँ ये 70-80% के आसपास आता है, यानी हमसे ज्यादा वहां की औरतें पढ़ी लिखी हैं।
ये मैंने आपको दिखाया ही कि ईरान की सड़कों पर बेहिजाब औरतें भी आपको बड़े आराम से दिखाई देती हैं, और इस मूवमेंट में कितनी ही ऐसी औरतें जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था वो आपको साथ आते हुए दिखती हैं ईरान की सरकार के। तो हम कौन होते हैं फिर ये कहने के कि जनता उनके साथ नहीं है। हाँ, इन सारे मुद्दों पे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक मोहतरमा है मलाला यूसुफजई, आप जानते हैं उनको, उनको नोबेल प्राइज मिला है और अमेरिका में ही रहती हैं। गजा में इतने दिनों तक नरसंहार चलता रहा, जेनोसाइड चलता रहा, जाने कितनी औरतें मार दी गईं, बच्चे मार दिए गए, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मलाला यूसुफजई ने एक बार भी गजा की औरतों और बच्चों के दर्द पर बात नहीं की। अब जब ईरान में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है तो मलाला यूसुफजई का लंबा ट्वीट आता है जो बताता है कि औरतों को जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं उसके चलते वहां पर सारी दिक्कत पैदा हो रही है। तो औरतों को पर्दा बनाकर आप तख्ता पलट की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि जहां आपने तख्ता पलट किया वहां औरतों को सारे अधिकार मिल गए। अफगानिस्तान में जब अमेरिका गया तो वहां भी पता नहीं क्या क्या बातें करता गया था। वहां तो डेमोक्रेसी थी, वहां तो एक बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी, उसको गिराया गया और गिराने के बाद अमेरिका कुछ वक्त रहा और फिर भाग आया। आज अफगानिस्तान में औरतों के क्या हालात हैं वो आप देख लीजिए। लीबिया में औरतों के क्या हालात हैं, इराक में औरतों के क्या हालात हैं, सीरिया में औरतों के क्या हालात हैं, आप देख सकते हैं। एक तस्वीर बस मैंने लगाई है, उसमें सारे मुल्कों के हालात आप देख सकते हैं। मैं आपको एक मैसेज पढ़वाना चाहता हूं और ये मैसेज जो है गद्दाफी की बेटी आयशा गद्दाफी जो ओमान में रहती हैं उन्होंने किया है, और अपने अनुभव से उन्होंने बताया है कि अमेरिका जब लीबिया में आया तो उसने क्या किया, कैसे लीबिया को तबाह बर्बाद किया। वही प्लानिंग सारी ईरान में है। अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाता है तो यकीन जानिए औरतों की हालत और ज्यादा खराब होगी। आज़ादी वगैरह की बात छोड़ दीजिए, जिस तरह का गृह युद्ध चलेगा, सिविल वार चलेगा, वहां के इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो जाएंगे। और आज 98% औरतें पढ़ी लिखी हैं, नौकरियां कर रही हैं, कल उनके लिए और बुरी स्थिति पैदा होगी। तो जब दो में से चुनना हो तो आप चुनते हैं बेहतर कौन है, और अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान में से चुनना हो तो जाहिर तौर पे ईरान इस समय बहुत बेहतर नजर आता है। एक और सवाल है, ईरान को खत्म करना मतलब फलस्तीन में आप जो चाहे वो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिजबुल्लाह को पालता है, हमास को पालता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे अरब मुल्क इस या उस तरह से अंत में इजराइल के साथ ही खड़े होते हैं। यूएई का तो पूरा रिकॉर्ड आ गया कि गजा में जेनोसाइड चल रहा था और यूएई पूरी तरह से मदद कर रहा था इजराइल की। जिस समय रेड सी को रोक दिया था हूथी ने, उस समय सारा माल किस रास्ते से जा रहा था? मैं सारा रास्ता आपको दिखा चुका हूं कि कैसे सऊदी अरबिया और यूएई ने रास्ता बना दिया कि इजराइल का माल जाता रहे। इजराइल के साथ सब जाकर खड़े हो जाते हैं, सीधे ना बोले लेकिन पीछे से खड़े हो जाते हैं। आज पूरे अरब वर्ल्ड की कंडीशन यह है कि जनता कितना भी फलस्तीन के साथ हो, फलस्तीन का झंडा लेकर या फलस्तीन का नारा लेकर सड़क पे नहीं आ सकती। जो सुल्तान लोग हैं, जो बादशाह लोग हैं, वो उठाकर जेल में डाल देंगे। अगर आप यूएई में फलस्तीन के फेवर में नारे लगाएंगे तो आप जेल चले जाएंगे, ओमान में लगाएंगे तो जेल चले जाएंगे, कतर में लगाएंगे तो जेल चले जाएंगे। तो ऐसे में ईरान इकलौता एक मुल्क है बड़ा जो फलस्तीन के साथ खड़ा है। आप हर चीज धर्म के चश्मे से देखेंगे तो फिर आपको यह भी कहना पड़ेगा कि इजराइल में भी तो यहूदी राज है। इजराइल में कौन सी डेमोक्रेसी है, इजराइल में कौन सा सेकुलरिज्म है जहां यहूदियों के अलावा सबके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है? इजराइल में तो मुसलमान सेफ नहीं रह पाते, ईरान के अंदर हजारों यहूदी बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो जब बेस्ट नहीं मिलना है तो जो है कम से कम वो तो बना रहे, उसको बिगाड़ कर और खराब करने की इजाजत कैसे दी जानी चाहिए? इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी के पक्ष में हैं, तो इस समय आपको अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और यह बेहद जरूरी है।